बच्चों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम द चैप्टर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर इसी को ही हम सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 23 जिसको भी हमें डिस्कस करना है, तो उसमें गिवन है टू डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजेंस, सल्फर एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मान लेते हैं कि आपके पास में कोई एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर सल्फर, हेलोजन या फिर फास्फोरस में से कोई एलिमेंट भी मौजूद है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन तो डेफिनेटली होंगे ही होंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, बट बिसाइड्स दैट अगर सल्फर, हेलोजन या फास्फोरस में से भी कुछ प्रेजेंट है और हम उस एलिमेंट को एस्टिमेट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि वो सल्फर ही है या हेलोजन ही है या फास्फोरस ही है, तो हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं, उसके पीछे प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो अगेन मैं आपको लेके चलती हूँ लास्ट क्वेश्चन में। देखो, याद करो, हमने नाइट्रोजन के बारे में डिस्कस किया था। अब इस क्वेश्चन में आपको हेलोजन, सल्फर और फास्फोरस के बारे में शॉर्ट में बताऊंगी। तो देखो, कैरियस मेथड जो है उसको हम यूटिलाइज करते हैं हेलोजेंस के एस्टिमेशन के लिए। किसके लिए? हेलोजेंस के। अब हेलोजेंस में भी स्पेशली कौन कौन, तो इसमें आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आ जाएंगे। ठीक है, इनके एस्टिमेशन के लिए, राइट। तो ये जो मेथड होता है जिससे कि आप हेलोजन को एस्टिमेट कर सकते हो, इस मेथड को हम कहते हैं कैरियस मेथड। जो कैरियस मेथड है, इसमें हम हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है, बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअली एक्टिव पार्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो एक्स है। उसके आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ भी हो सकता है ना, समझ गए होगे ये चीज। तो मान लो कि ये मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 कार्बन की एक एल्केन चेन है, बट इस एल्केन चेन से हमारा कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि हम जिस रिएजेंट को यूज करेंगे वो है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, एसिडिक सिल्वर नाइट्रेट। तो ये सिल्वर नाइट्रेट एक्चुअली आपका जाके काम करेगा सिर्फ हेलोजन के ऊपर, तो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी कुछ है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आप सभी जानते हो कि सिल्वर जो है जब भी हेलोजन को देखता है तो फटाफट से क्या बना लेता है? सिल्वर हेलाइड बना लेता है, और साथ में क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट है तो ये नाइट्रेट जो है आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अगर मान लो ये AgX अगर आपका Cl है, कि मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्लोरीन हेलोजन प्रेजेंट है, तो ये क्लोरीन AgNO3 के साथ में मिलकर क्या बना लेगा? AgCl बना लेगा। और आप सभी जानते हो कि जब AgCl को एक्वस अमोनिया के साथ में ट्रीट करते हैं तो वो सॉल्यूबल हो जाता है। ये चीजें आप लोगों को इसलिए पता होंगी क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम इस रिएक्शन को देखते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड एक्वस अमोनिया के साथ में जब एक्ट करता है तो उसके अंदर सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं? हम लोग क्लोरीन का एस्टिमेशन भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ये भी बता सकते हैं कि मतलब कंफर्मेशन भी कर सकते हैं कि वो क्लोरीन ही है। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को यूज करने हैं, सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, बट मैं आपको बता देती हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है। सो बेसिकली परसेंटेज क्लोरीन एस्टिमेशन के लिए आप क्या करोगे? 35.5 यहाँ पे क्या है? ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का एटॉमिक मास, मल्टीप्लाइड बाय W1। W1 जो है ये कितना इसके अंदर, मतलब कि मास ऑफ क्लोरीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप कहोगे W1। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हम परसेंटेज में क्लोरीन का एस्टिमेशन कर रहे हैं। और 143.5 क्या है? ये आपका कंप्लीट जो AgCl है, यानी कि जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका एटॉमिक मास है। ठीक है, और जो W है, W क्या चीज है? ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्चुअल वजन है। ठीक है, इसको मैं मास लिख देती हूँ, ये उसका एक्चुअल वजन है। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला जो है आगे सभी के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये सारी चीजें जो है वो आ कहाँ से रही है। तो देखो, ये बहुत सिंपल सा यूनिटरी मेथड वाला कैलकुलेशन है जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। इसके अंदर अगर हम मान लेते हैं कि भाई हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, लेट्स से कि वो AgCl है। ठीक है, तो AgCl का वजन मैंने आपको कितना बताया? वो मैंने आपको बताया कि W जो है, हमने W अमाउंट ऑफ AgCl ले रखा है, बट इस W अमाउंट ऑफ AgCl के अंदर W1 अमाउंट का क्या है? Cl प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि Cl को ही यानी क्लोरीन को ही हम एस्टिमेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते हैं AgCl जिसका कि खुद का वजन कितना है? 143.5, एटॉमिक मास की बात कर रही हूँ, तो 143.5 ग्राम जो AgCl है उसके अंदर बताओ Ag कितना, उसके अंदर Cl कितना था? तो Cl है 35.5 ग्राम Cl। ठीक है, तो अगर मेरा ये जो AgCl है इसका वजन अगर W1 होता है, ठीक है, तो इसके अंदर बताओ कि कितना क्लोरीन प्रेजेंट होगा। तो आप कैसे करोगे? 35.5 डिवाइडेड बाय 143.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे? सो मल्टीप्लाइड बाय ये W1। ठीक है, यही तो होगा, ये हो जाएगा हमारा वजन।
राइट तो ये हमारा जो है वजन निकल के आ गया। इज दैट क्लियर? तो यही वो चीज है जिसको कि हमने देखो यहाँ पे लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये वही है। और डिवाइडेड बाय हमने W इसलिए किया क्योंकि अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे? अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि भाई आपके क्लास में आपका कोई एग्जाम हुआ था, 100 मार्क्स का पेपर था और 100 में से आप लोगों के कितने मार्क्स आए हैं, तो लेट से कि मैं कहती हूँ कि 50 मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे लिखोगे? 50/100 मल्टीप्लाई बाय 100, इससे आपको क्या मिल जाएगा? परसेंटेज मिल जाएगा। तो हम कहेंगे भाई 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसका मतलब मेरी 50% आई है, राइट यही तो हम करते हैं। तो ये 50 क्या चीज है? ये 50 है कि आपके कितने मार्क्स आए, और 100 ये है कि कितने टोटल मैक्सिमम कितने आ सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि परसेंटेज के अंदर निकाल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से कि जो हमारा क्लोरीन है उसका कितना वजन हो सकता था, ठीक है, यानी कि परसेंटेज क्लोरीन निकालना है। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जिसमें W1 अमाउंट का वो है, तो उसके अंदर हमारे क्लोरीन का कितना वजन है डिवाइडेड बाय जो टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन है वो कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये एग्जैक्टली वही चीज है, इसी WCl की वैल्यू हमने ये निकाली है। बाकी जो W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपका कितना है, ये W नीचे लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। बस यही फॉर्मूला आप लोगों को और यही तरीका आपको यूज करना है ब्रोमीन के लिए भी। अब ब्रोमीन के केस में जो ब्रोमीन है ना उसका एटॉमिक नंबर होता है 80 डिवाइडेड बाय AgBr। 188 किसका है? AgBr का एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं, शायद मैंने गलती से एटॉमिक नंबर बोल दिया। ये जो है ये ब्रोमीन का एटॉमिक मास है, मल्टीप्लाइड बाय W1। W1 की यहाँ पे कितना ब्रोमीन का कंटेंट है डिवाइडेड बाय W, ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का कितना कंटेंट है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। इसी तरह से परसेंटेज आयोडीन के लिए तो ये है आपका आयोडीन का एटॉमिक मास 127, 235 जो है ये AgI का एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है। W1 जो है I का कंटेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, W जो है वो AgI का मास है, ठीक है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, एंड आई गेस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको और कंफर्मेशन करना है तो आप क्या कर सकते हो, AgCl को आप एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व करोगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। AgBr को जब आप एक्वस अमोनिया के अंदर डालोगे तो एक्चुअली वो पार्शियली सॉल्युबल होगा, और अगर आप AgI को एक्वस अमोनिया के अंदर डालोगे तो वो कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगा। तो इस तरह से भी आप एस्टिमेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आता है आपका नेक्स्ट, ये तो था हेलोजन। हेलोजन के बाद में आता है सल्फर। सल्फर के लिए आप क्या करते हो, वो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर की सल्फर मौजूद है, इसको आप ट्रीट कराते हो सोडियम परऑक्साइड के साथ में, किसके प्रेजेंस में, फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम बेरियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं ना तो यहाँ पे बन जाता है बेरियम सल्फेट। अब इस बेरियम सल्फेट के अंदर कितना सल्फर का परसेंटेज है वो आप लोगों को पता करना है, ठीक है। बिल्कुल वो का ही वो तरीका आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। वो क्या है, एटॉमिक मास किसका, सल्फर का, सल्फर का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय, अब देखो यहाँ पे कौन है, बेरियम सल्फेट है, तो बेरियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड W1 यानी कि सल्फर का कितना कंटेंट है, कितना मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, और खुद आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड का टोटल वजन कितना है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्टली वो का वही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब इस तरह से ये हो गया सल्फर। अब नेक्स्ट जो आता है वो है आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस के लिए हम दो तरह के रिएक्शंस को यूज कर सकते हैं एस्टिमेट करने के लिए। पहले में आप क्या करोगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैग्नीशियम सल्फेट के साथ ट्रीट करोगे एक्वस अमोनिया के प्रेजेंस में, तो इससे क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। इस मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट को जब आप हीट करते हो तो आपके पास में करीब सा अनोखा सा कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, ठीक है। इस मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के अंदर फास्फोरस का कितना कंटेंट है ये आपको पता करना है, ठीक है। तो 62 अगेन क्या हो जाएगा, आपका जो P2 है उसका बेसिकली एटॉमिक मास आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल वही चीजें हैं, 222 क्या है, ये आपका Mg2P2O7 इसका मॉलिक्यूलर मास है। W1 यानी कि फास्फोरस का कितना अमाउंट प्रेजेंट है इसके अंदर, और W मतलब जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ये जो आपका कंपाउंड है इसका खुद का कितना वजन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। बिल्कुल वो का वही तरीका। इसी तरह से जो दूसरे रिएक्शन है उसके अंदर आप क्या देखते हो, सो इन दिस अनदर रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आप HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो दिस फॉर्म्स H3PO4।
जब आप इसको अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट करते हो तो जो कंपाउंड आपके पास बनता है वो कुछ ऐसा है, NH4 होल थ्राइस PO4 12MOO3। ठीक है, ये कंपाउंड हमारे पास निकल के आता है। तो इसका जो अपना वजन है वो कितना है, W1 है, राइट। 31 क्या है, 31 यहाँ पे एटॉमिक मास है किसका, फॉस्फोरस का। 1877 किसका एटॉमिक मास है, इसी कंपाउंड का जो भी मैंने आप लोगों को शो किया, यही वाला कंपाउंड। W1 किसका वजन है, ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड है इसके अंदर फॉस्फोरस का कितना अमाउंट है, ये वजन है। और W क्या है, ये जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसका वजन है। ठीक है, ये हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। और W1 जो है इस ये जो आपका सॉल्ट है इसका वजन मल्टीप्लाइड बाय 100। इज दैट क्लियर। तो ये सेम का सेम फॉर्मूला आप लोगों को हर बार यूज करना है, बट जैसे जैसे आपकी स्पीशीज चेंज होती जाएगी, एलिमेंट चेंज हो जाएगा, एलिमेंट के जो कंपाउंड्स हैं वो चेंज होते जाएंगे, तो इनकी वैल्यूज जो है वो एक दूसरे से डिफर कर सकती है, बट जो फॉर्मूला का पैटर्न है वो एग्जैक्टली सेम है। किस किस के लिए हमने बात की, सल्फर के लिए हमने बात की, फास्फोरस के लिए बात की, और हमने हेलोजेंस की बात की। और हेलोजेंस में हमने तीनों ही क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का एस्टिमेशन करके देखा। ये जो सभी एस्टिमेशंस मैंने आपको बताया ये परसेंटेज की फॉर्म, ठीक है। एंड आई गेस कि आपको फॉर्मूले का जो पैटर्न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था, तो आप चाहे तो आप यहाँ से टेक्स्ट पार्ट जो है उसको भी एक बार देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हेलोजन का जो डिटर्मिनेशन होता है या हेलोजन का एस्टिमेशन होता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैरियस मेथड कहते हैं। और इस कैरियस मेथड के लिए हम क्या करेंगे, जो AgX है उसका मास जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पे परसेंटेज ऑफ हेलोजन के फॉर्म में बता रखा है। सो दिस इज द एटॉमिक मास ऑफ माई हेलोजन मल्टीप्लाइड बाय M1 जो कि वजन है उस जो प्रोडक्ट है हमारे उसका, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड का, और मल्टीप्लाइड बाय M यानी कि वजन ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, तो इस तरह से यही फॉर्मूला आपको सबके लिए अप्लाई करना है, बट रिएक्शंस बदलती जाएंगी। सल्फर के केस में हम लोगों ने किसके साथ ट्रीट कराया था, सोडियम पेरोक्साइड के साथ, जिससे कि H2SO4 बना था, जिसको कि हमने फिर बेरियम क्लोराइड के साथ में ट्रीट किया था, तब बेरियम सल्फेट बन गया था। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला आता है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसी तरह से जब हम फास्फोरस के साथ करते हैं तो फास्फोरस के साथ हमने रिएक्शन देखी थी एक बार मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में, जिससे कि मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बना था। ठीक है, और जो दूसरी रिएक्शन है उसके अंदर हमने जब HNO3 से ट्रीट किया था, तो फाइनली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ ट्रीट किया। ठीक है, यानी कि ये वाला जो रिएक्शन है ये आपको दे रखा है, जिससे कि फाइनली हमारे पास अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट बनता है, और उसकी हेल्प से हम लोग एस्टिमेट करते हैं फास्फोरस का परसेंटेज। ठीक है, सो आई गेस कि जो भी कुछ मैंने आपको बताया आप यहाँ से एक बार वापस टेली कर सकते हो। सो दैट आई एम जस्ट गिविंग यू एज द होमवर्क कि आप लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ के जो मैंने समझाया है उसको रिलेट करने की कोशिश करो, और साथ ही साथ इनके फॉर्मूलाज को देखो और किस तरह से आप खुद इन फॉर्मूलाज को बना सकते हो। आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। आई गेस कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नई टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, पेपर क्रोमेटोग्राफी डिटेल में। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।